आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की कहानी है समय का चक्र। ये कहानी नहीं बल्कि एक सबक है हम सबके लिए। बहुत समय पहले की बात नहीं है, आज से लगभग 30-35 साल पहले गांव के कई घरों में एक घर था सविता का। सविता का पति तरकुल पास के ही शहर में कपड़े की एक दुकान पर काम करके अपने परिवार का पेट पालता था। सविता ने अपनी शादी के 3 साल बाद तरकुल को एक दुकान खोलने की सलाह दी। गांव में ही रोड के किनारे किराने का एक दुकान खुलवाया। सविता खुद ही उस दुकान पर बैठती, घूंघट ओढ़े हुए दुकान की काउंटर पर बैठकर ग्राहकों को सामान देना, दुकान संभालना उस समय पूरे गांव में चर्चा का विषय था। आज की तरह मोबाइल का जमाना नहीं था, इसलिए उसकी कोई फोटो वीडियो वायरल नहीं हुई, लेकिन कानों कान बात बहुत दूर तक फैलती गई। घर की 4 दीवारी के बाहर सविता का काम करना उसके ससुराल वालों को बिल्कुल पसंद नहीं था। सविता के सास ससुर, उसकी ननद, सबने सविता को समझाने की कोशिश की कि भले घर की औरतें पर्दे में रहती हैं, किसी के सामने नहीं जाती, लेकिन सविता ने किसी की नहीं सुनी। दुकान पर बैठना जारी रखा। उसका पति पहले की तरह ही शहर में दुकान पर काम करता रहा। धीरे धीरे सविता का दुकान जम गया। सविता की दुकान चलने लगी थी, आमदनी भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। साथ ही सविता का घमंड और उसकी मनमानी भी बढ़ने लगी थी। अब सविता अपने घर की मालकिन बनने लग गई थी। धीरे धीरे सविता ने घर के काम करना छोड़ दिया। घर का सारा काम वह अपनी सास और ननद से करवाती। वैसे दुकान तो वह सुबह 9 बजे ही खोलती, लेकिन घर के काम वो क्यों करे जब सास और ननद कुछ और नहीं कर रही है, बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हैं। खाना नाश्ता सब सविता को समय पर चाहिए। शादी के 3 साल तक सविता ने अपने घर में लगभग सारे काम किए थे, लेकिन अब उसने सबका बदला लेना शुरू कर दिया। जितना भी सविता खुद और उसका पति तरकुल कमाता, सब अपने पास जमा रखती। सास ने घर खर्च कम करने के लिए, बजट बढ़ने से रोकने के लिए सविता को बार बार रसोई में रोक टोक की थी। कई बार छोटी बड़ी बात पर सविता को यह एहसास दिलाया था कि घर का कोई भी निर्णय वो नहीं ले सकती। रोज सब्जी क्या बनेगी, ये सविता को अपनी सास से पूछना पड़ता था। अब सविता ने रसोई पर नियंत्रण कर लिया था। भंडार घर में ताला लगाकर रखने लगी। रोज कितना चावल दाल आटा बनेगा निकालकर अपनी सास को देती। तेल ज्यादा खर्च होने पर अपनी ननद को जली कटी सुनाने लगी। कुछ महीने बाद उसने अपने लिए अलग से सब्जी और पकवान बनाने के लिए कहना शुरू किया। सास ननद सविता के लिए जो बनाती उसको सिर्फ सविता ही खाती। यह सब देखकर सविता की सास ससुर का मन बहुत दुखी रहने लगा। उन्होंने अपनी बेटी की जितनी जल्दी हो सके ब्याह कराने का निर्णय लिया। बेटी 20 साल की हो ही गई थी। उन्होंने शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। शादी में खर्च तो होना ही था। जैसे ही ननद की शादी के लिए लड़का ढूंढने की बात सविता तक पहुंची, सविता ने 1 पैसा भी शादी में देने से साफ मना कर दिया। अपने पति तरकुल को भी कह दिया कि अगर उसने शादी में पैसे दिए तो घर में किसी को भी रहने नहीं देगी। बेचारे बूढ़े सास ससुर एकदम बेसहारा हो गए। भला हो गांव के डाक बाबू का, जिन्होंने न सिर्फ योग्य वर ढूंढा बल्कि लड़के वाले तक लड़की के घर वालों की आर्थिक स्थिति के बारे में भी सब कुछ साफ साफ बता दिया। सविता की ननद देखने में सुंदर थी, लड़के वालों को पसंद आ गई, इसलिए वो बिना लेन देन के मंदिर में शादी के लिए तैयार हो गए। शादी हो गई, मंदिर में ही हुई शादी।
एकदम सिंपल शादी। सविता की ननद अपने ससुराल चली गई, लेकिन सास कहाँ जाती। अब सास को दिन गुजारना मुश्किल होने लगा। घर के काम पहले जितने ही थे, लेकिन पहले उनकी बेटी थी काम करने के लिए। अब सविता की सास के लिए घर के सारे काम करने बहुत कठिन होने लगा। एक दिन सविता को दुकान जाते समय खाना नहीं मिला। उसने अपनी सास की खूब फजीहत की, धमकी देकर गई कि अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो वो बूढ़ा बूढ़ी को घर से निकाल देगी। सविता अपने सास ससुर के साथ नौकरों से भी बुरा बर्ताव करने लगी। सास ससुर उसके डर से घर का सारा काम चुपचाप करते। सविता कभी भी उन दोनों को भरपेट खाना खाने के लिए भी नहीं देती। दोनों कभी भरपेट कभी आधा पेट खाकर रहते। बहुत स्वादिष्ट भोजन तो दूर रहा, अगर उन्हें भरपेट रूखा सूखा भी खाने को मिल जाता तो खुश हो जाते। वैसे तो खाना ज़्यादा बनाने ही नहीं देती थी सविता, लेकिन अगर फिर भी किसी दिन अन्न अगर कभी बच जाता तो सविता अपने सास ससुर को ही सारा बासी खाना देती। बेचारे सास ससुर अपने खून का मोह था, इसलिए कुछ बोलने से डरते। कभी कुछ कहते तो सविता उन्हें इतना सुना देती कि कुछ दिन तक उन दोनों को खाना जहर जैसा महसूस होता। उसके ससुर को खैनी खाने की आदत थी, लेकिन जब कभी तरकुल अपने पिता के लिए खैनी ला देता, घर में महाभारत शुरू हो जाती। तरकुल को शुरुआत में अपने बेहतर भविष्य के लिए सविता की समझदारी बहुत भली लगी थी। उसने निर्णय लेने का सारा अधिकार सविता को दे रखा था। वह सिर्फ शहर में काम पर जाता, जब जरूरी होता दुकान के लिए सामान खरीद कर लाता। दुकान पर काम करने से जो पैसे मिलते उसको सविता को दे देता। सविता सारे पैसे का इस्तेमाल अपने दुकान को बड़ा करने में करती। इन सब से तरकुल भी संतुष्ट था। बात जब तरकुल के माता पिता से दुर्व्यवहार तक पहुंचने लगी, उसने सविता को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक सविता बेलगाम हो गई थी। उसको रोकना तरकुल के लिए संभव नहीं रहा था। उसने तरकुल की एक बात भी सुनने से साफ मना कर दिया। आसपास के घरों में औरतें अपने सास ससुर की कैसी और कितनी बेइज्जती कर रही हैं, कौन अपनी सास को कितना गाली देती है, कौन अपने ससुर को कितना कम खाना देती है, कौन अपने सास ससुर से कितना काम करवाती है, यही सब बातें अब सविता के कुतर्क का हिस्सा होने लगी। धीरे धीरे सविता की बदतमीजी भी बढ़ती गई। एक दिन सविता सोचने लगी कि पता नहीं ये बूढ़ा बूढ़ी कब तक जिएंगे। खाना भी इतना ज़्यादा खाते हैं। बूढ़े लोगों का ज़्यादा खाना अपशगुन होता है, ऐसा मानती थी वह। फिर एक दिन सविता के ससुर ने समय पर खाना न मिलने की शिकायत तरकुल से कर दी। तरकुल क्या करता, लेकिन उसने घर में सविता से कहा कि पिताजी को समय पर खाने की आदत है, उनका ध्यान रखना जरूरी है। इस बात का सविता ने अपने बेटों के सामने ऐसा जिक्र किया कि तरकुल के पिताजी पूरे घर को बर्बाद करना चाहते हैं कि पति पत्नी आपस में लड़ें। सविता का बड़ा बेटा अब 15 साल का हो गया था। मां का दुख कैसे बर्दाश्त करता। उसने अब जाकर अपने दादा से लड़ाई की। दादा ने अपनापन में बच्चा जानकर उसे एक थप्पड़ लगा दिया। फिर क्या था, उस लड़के ने पास पड़ी लाठी से ऐसा मारा कि उस बूढ़े आदमी का पैर ही टूट गया। मारने के बाद उस लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो डर से कांपने लगा, लेकिन सविता ने उसको समझाया, उसे अपराध बोध से यह कहते हुए बचाया कि आजकल कौन अपने माँ बाप की कितनी इज्जत करता है मुझे पता है। मार खाने का काम करेंगे तो कोई पूजा करेगा क्या। मां ने अपने बेटे का मनोबल बढ़ाया। लेकिन उस बूढ़े आदमी की तो मां भी नहीं थी, बेटा था तरकुल।
वह भी बीबी के प्यार में या उसके डर से कुछ नहीं बोलता। लगभग 4 महीने लगे पैर ठीक होने में। कुछ और महीने बाद एक दिन सविता के सास को बुखार लगा था। वो बेचारी खाना नहीं बना पाई। सविता 7 बजे दुकान बंद करके घर पहुंची। खाना न बना देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने गाली गलौज शुरू कर दिया। बेचारी बूढ़ी कहारते हुए अपने बीमार होने की दुहाई देती रही, लेकिन सविता को रत्ती भर भी तरस नहीं आया। बूढ़ी रोते रही, सविता बोलते रही। सविता का कहना था कि उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है सबका। वो खाना दे रही है, अपने घर में रहने दे रही है, तो वो लोग काम क्यों नहीं करेंगे? बीमार है तो अपने आदमी से काम करवाती। सविता तंग आ गई है इन लोगों के ड्रामा से। वो सुबह से शाम तक दुकान पर काम करे, ये 2 बूढ़ी मिलकर भी खाना नहीं बना सकते। सविता ने बाहर से खाना मंगाकर खा लिया। अगले दिन भी दिन में बूढ़ा बूढ़ी भूखे रहे। शाम में सविता ने खाना बनाया, लेकिन बेचारे बूढ़ा बूढ़ी को खाना नहीं दिया। ठंडी का मौसम था, बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं थी। फिर भी रात को 11 बजे सविता के ससुर ने अपने बीमार बीबी के मुंह में खाना बनाने को सोचा। चावल धोया, चूल्हा जलाया और गीला चावल बनाने के लिए पतीला चूल्हे पर चढ़ा दिया। बूढ़े आदमी ने जिंदगी में कभी खाना नहीं बनाया था, लेकिन बीमार पत्नी को भूखे देखना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। चावल बनाना उसे आसान लगा। पेट भरने से ही तो मतलब है। चूल्हे की आग कभी जलती कभी बुझती, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए किसी भी तरह से फिर चूल्हा जलाते। जैसे तैसे चावल बनकर तैयार हो गया। बूढ़े आदमी ने अपनी पत्नी को खिलाने के लिए थाली ढूंढा। एक बर्तन भी धोया हुआ नहीं था। उन्होंने थाली धोने के लिए हैंड पंप से पानी लिया। संजोग की बात कहिए या हैंड पंप की आवाज़ की गलती। उसी समय सविता की नींद खुल गई। सब कुछ देखकर सविता ने आसमान सिर पर उठा लिया। ऐसे करने लगी जैसे उसके मेहनत की कमाई पर किसी ने डाका डाल दिया हो। तरकुल ने कुछ कहना चाहा, कुछ समझाना चाहा सविता को, लेकिन सविता ने अलग ही कहानी कर दिया कि ये लोग अपने जीभ के चटोरपन को संतुष्ट करने के लिए दोबारा खाना बना रहे हैं। तरकुल ने माँ बाप की कुछ सुनने से पहले ही अपने माँ बाप को ही समझाना शुरू कर दिया कि सविता कितनी मेहनत से कमाती है पूरा दिन। आप लोग स्वाद की खातिर इसे क्यों बर्बाद करते हैं? सविता के सास ससुर अपने बेटे तरकुल की मजबूरी समझते थे, लेकिन उन्हें अब उसके तब्बूपन से घिन आने लगी थी। सविता ने पका हुआ सारा चावल गुस्से में नाली में फेंक दिया। बेचारे बूढ़े बूढ़ी भूखे ही रह गए। बूढ़ी बुखार से तड़प रही थी, लेकिन उसके बेटा और बहू ने उसकी तनिक भी सूध नहीं ली। सारी रात वह रोती बिलखती रही। उसके पति भगवान को याद करते रहे। न चाहते हुए भी दोनों के मन से बद्दुआ निकलती रही। दोनों ने अगली सुबह घर छोड़ दिया। कहाँ गए, कितने दिनों तक किसी को पता ही नहीं चला। कई महीने बाद पता चला कि वो अपनी बेटी के घर गए थे। वहाँ कुछ दिन रहे, फिर वहाँ से बनारस चले गए। वहीं किसी वृद्धाश्रम में रहने लगे हैं। अब एक नया जमाना आ गया है। सविता के तीनों बेटे बड़े हो गए हैं। 2 बेटियों में से एक की शादी हो गई है, 2 बहू भी आ गई है। तरकुल अब बेरोजगार है। दुकान में चोरी के आरोप में 5 साल पहले उसको नौकरी से निकाल दिया गया। तब से उसको कहीं और नौकरी नहीं मिली। अब उसकी उम्र 62 साल की हो गई थी। इस उम्र में कुछ नया करने का न तो हौसला था, न ही इच्छा। सविता का मालिकाना अब खत्म हो गया था। सविता की दुकान पर बड़े बेटे ने कब्जा कर लिया था। बड़ी बहू ने ही सारे घर पर अपना अधिकार कर लिया था। सविता और तरकुल को बरामदे में रहने की जगह मिली थी। मंझले बेटे की पत्नी अपने जेठ जेठानी से रोज मालिकाना अधिकार में अपने हिस्से के लिए कलह करते रहती है।
अब सविता और तरकुल का हाल कैसे बदला है। समय का चक्र चलता रहा, इससे उनकी जिंदगी में इतने बदलाव आए कि सविता और तरकुल रोज रोते भी लगते हैं अपनी किस्मत पर, रोज पछताते हैं अपनी करनी पर। क्या क्या बदला है उनकी जिंदगी में, सुनेंगे कहानी के अगले हिस्से में। अभी बस इतना जान लीजिए कि अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। भगवान के न्याय से कोई नहीं बच सकता। बस इतनी सी थी कहानी। धन्यवाद।